Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 28th of September 2022। 28 सितंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले आज की न्यूज़ आइटम्स के, जो कि फ्रंट पेज से हम स्टार्ट करेंगे। स्टॉप डिफेमेटरी ट्वीट्स अगेंस्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब ये चीज़ दिल्ली हाई कोर्ट ने आपके लिए कही, यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए कही कि भैया आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में उल्टे सीधे ट्वीट करना बंद करो, जो आप पीपा के करते हो ना वो मत किया करो, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने सक्सेना जी ने, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने सत्यमेव जयते भी लिखा अपने स्क्रीन में, ठीक है। तो सत्यमेव जयते पहले तो एक क्वेश्चन आ चुका है, वही रिपीट कर दे। तो कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, द मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, ठीक है ना। ये हमारे आपका जो इंडियन एम्बलम है, नेशनल एम्बलम, उसमें भी इनग्रेव्ड है सत्यमेव जयते, ट्रूथ अलोन ट्रायम्स, है ना। और यहाँ पे डिफेमेशन के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ताकि थोड़ा आपका नॉलेज और ज़्यादा पक्का हो जाए। तो डिफेमेशन जो होता है वो एक इस तरीके का कम्युनिकेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट्स होते हैं विच हार्म्स द रेपुटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, मतलब आइदर बाय वर्ड्स स्पोकन और बाय रिटन समथिंग, है ना, कुछ भी, या जेस्चर्स या सिंबल्स, किसी भी माध्यम से अगर आपने कुछ ऐसा किया जिससे सामने वाले व्यक्ति की रेपुटेशन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, तो वो सब डिफेमेशन के अंतर्गत आते हैं। अब डिफेमेशन इंडिया में न केवल एक सिविल रॉन्ग है बल्कि एक क्रिमिनल रॉन्ग भी है। इट्स अ सिविल ऑफेंस एज वेल एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, तो दोनों तरीके के ऑफेंस में काउंट होता है ये, एक चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें जो आपके आईपीसी के प्रोविजन 499 है, आईपीसी का प्रोविजन 499 जो है वो कहता है कि क्रिमिनल डिफेमेशन, मतलब वो आपको बताता है कि डिफेमेशन में क्रिमिनल पनिशमेंट लगेगी। और आईपीसी का ही सेक्शन 500 जो है, आईपीसी का सेक्शन 499 उसको क्रिमिनल डिफेमेशन बताता है, और सेक्शन 500 बताता है कि क्या सजा उसमें पड़ेगी। तो आप देखेंगे जिस सेक्शन 500 में लिखा हुआ है, द पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन रीड्स हूएवर डिफेम्स एनदर शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years और फाइन और बोथ, 2 साल तक की सज़ा पड़ सकती है इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। और सेक्शन 499 साइड करता है इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रुथ विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक गुड एंड दस हैज़ टू बी पब्लिश्ड ऑन द पब्लिक कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट। एक एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर हाँ सच के लिए या पब्लिक गुड के लिए अगर आप कोई चीज़ रिवील कर रहे हो, भले उससे फिर क्यों ना सामने वाले व्यक्ति की रेपुटेशन जाए, लेकिन अगर सच को रिवील करने के लिए कुछ आप ऐसा कर रहे हो तो फिर आप वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल, ठीक है। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर आशा पारिक। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो आशा पारिक जी को दिया जा रहा है, एंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 के लिए आशा पारिक को दिया जा रहा है। शी इज़ अ वेटरन एक्ट्रेस, एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बताया कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो दिया जाएगा, ठीक है ना। आशा पारिक को 68th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में दिया जाएगा, 68th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी, ठीक है ना। इसके पहले आपको पता होगा कि रजनीकांत को दिया गया था, अमिताभ बच्चन को दिया गया था, ठीक है ना। नाउ आशा पारिक इज गेटिंग दिस ऑनर ऑफ दादा साहेब फाल्के, सो दैट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट, दैट इज यू शुड रिमेंबर। अमिताभ बच्चन को भी मिल चुका है इसके पहले, और इसके पहले आपको रजनीकांत को भी दिया गया था, अभी रजनीकांत को दिया गया था हाल फिलहाल में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नहीं भी पता चल जाएगा, लेकिन हाँ ये अगर इतना याद है तो दैट इज़ मच बेटर। और 1969 से ये अवार्ड शुरू हुआ था। This is started from 1969 and it is awarded for outstanding contribution to the growth and development of Indian cinema. Outstanding contribution for the growth and development of Indian cinema, इसके लिए ये दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इसमें 10 लाख की अवार्ड मनी और स्वर्ण कमल दिया जाता है, गोल्डन लोटस जिसको बोलते हैं, वो दिया जाता है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। गवर्नमेंट ऐप टू कैप्चर डेटा ऑन ग्राउंड वाटर लेवल्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है एक ऐप बना रही है जिससे कि वो ग्राउंड वाटर का लेवल और डेटा इकट्ठा करेगी, ठीक है ना। तो द ग्राउंड वाटर इज रैपिडली डिक्लाइनिंग, वाटर टेबल इज रैपिडली डिक्लाइनिंग, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ पंजाब, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इन द स्टेट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, जो आपका वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, स्पेशली पंजाब, राजस्थान, हरियाणा जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में बहुत ज़्यादा चले थे ना, पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ये
बॉटम 3 स्टेट्स हैं वेयर परसेंटेज ऑफ वाटर लेवल इन द वेल्स हैव डिप्ड, है ना, और 3 स्टेट्स वेयर द परसेंटेज ऑफ वाटर लेवल्स इन द वेल्स इंक्रीज, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड तेलंगाना। तमिलनाडु, कर्नाटक एंड तेलंगाना जहाँ पे बढ़ा है, और बॉटम 3 स्टेट्स में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा है। अच्छा, तमिलनाडु में लेकिन यह है कि वाटर बहुत ज़्यादा प्योर नहीं है, वाटर थोड़ा इम्प्योरिटी के भी इशूज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एक आगे मूव करते हैं यहाँ पे, जैसे हम देख लें रैपिडली डिक्लाइनिंग वाटर टेबल इज थ्रेटनिंग मेनी रीजन्स, उस कारण से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है जल दूत, याद रखिएगा जल दूत। If someone asks you, Jal Doot, this is the mobile application jointly developed by Rural Development and पंचायती राज मिनिस्ट्रीज। तो इसको डेवलप किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्रीज, एंड दे विल बी यूज्ड टू मॉनिटर द ग्राउंड वाटर लेवल अक्रॉस द कंट्री। क्या करेंगे इससे? ग्राउंड वाटर लेवल अक्रॉस द कंट्री विल बी मेजर्ड वाया दीज, ठीक है ना। I hope you will remember this fact as well. And the application was launched by Minister of State for Rural Development, है ना, फग्गन सिंह कुलस्ते, उन्होंने रिलीज़ किया था इस ऐप को। And the app will be used to capture the water levels of 2 or 3 open wells in every village twice a year। इसमें किस तरीके से प्रोसेस है? To capture the water level of 2 or 3 open wells in every village twice a year, and उसके थ्रू फिर ये देखेंगे कि वाटर लेवल बढ़ा है कि घटा है, ठीक है ना। तो बॉटम 3 स्टेट्स में एज ऑफ नाउ याद रखिएगा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा जहाँ पे गिरा है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग, एंड ये डेटा है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का। अच्छा, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है ना, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, वो सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश करवाया था उसको, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे इशू किया गया, स्टार्ट किया गया था। और 1996 में एक ऑर्डर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, 1996 में एक ऑर्डर दिया गया था, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट किया सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक डायरेक्शन दिया था सेंटर को कि आप एक तरीके की बॉडी, एपेक्स बॉडी और एक रेगुलेटरी बॉडी बनाएं, एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड उसके बाद बनाया गया था एज एन अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। तो कंट्री में ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए फिर ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड बनाया गया। 1996 का डेट याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे इसको बनाया गया था। तो ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो आप याद रखिएगा। एंड इसमें एक चेयरमैन होता है ना, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का भी एक चेयरमैन होता है। तो इस तरीके से बाकी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इसको। आगे आते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अच्छा, ये तो पता है ना, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि रियल शिवसेना किसकी है? उद्धव ठाकरे ने पिटीशन दायर किया था कि रियल शिवसेना हमारी है, ये है वो। और बो एंड एरो जो उनका सिंबल है, बो एंड एरो का जो सिंबल है शिवसेना का, उस पर उन्होंने कहा हमारा अधिकार है। बट नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पुट द बॉल इन द इलेक्शन कमीशंस कोर्ट, और उसने कह दिया कि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो डिटरमाइन करेगा कि एक्चुअल में जो शिवसेना का जो सिंबल है यानी कि बो एंड एरो है, उसका यूज़ कौन करेगा, ठीक है ना। तो दैट विल बी द क्वेश्चन विच विल बी आंसर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। सो लेट्स वेट, बो एंड एरो जरूर लिख लेना, याद रखना। क्वेश्चन देख लेते हैं आज के कौन कौन से हैं। तो नाविक सिस्टम के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 2 आपके सामने है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप्ड बाय इसरो, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ 6 सैटेलाइट्स, ये बिल्कुल गलत है ना। 8 के अप्रॉक्स सैटेलाइट्स है, पहले 7 थी फिर एक और बढ़ाई गई थी शायद। तो इसका 1 ओनली विल बी द, मतलब 6 तो नहीं है, 1 ओनली विल बी द आंसर। नंजारयन टैंक बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पर है? नंजारयन टैंक बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तो इसमें केरला, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी तमिलनाडु। तो अगर आपको याद था तो बताइएगा। एंड विद रेफरेंस टू द साउंडिंग रॉकेट्स, ये मैंने पढ़ाया हुआ है और आपको बताना है, पहला भी पढ़ाया था, तीसरा भी पढ़ाया है। साउंडिंग रॉकेट्स के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। First, they are primarily intended for probing the upper atmospheric regions using rocket-borne instrumentation. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया करेंटली इंपोर्ट द साउंडिंग रॉकेट्स फॉर इट्स पर्पस। तो देखो, पहला सही दूसरा गलत, बिल्कुल सही है, पहला सही दूसरा गलत, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट बिल्कुल नहीं करता। 200 से ज़्यादा हमने रिलीज़ कर दिए हैं साउंडिंग रॉकेट्स एज ऑफ नाउ। अच्छा, उसमें ये ज़रूर याद रखना कि वो 200 क्या था, RH जो 200 हमने बात की थी वो 200th मिशन के लिए नहीं था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो 200 काहे के लिए था। उस दिन भी मैंने इस पर काफ़ी फोकस किया था, ये क्वेश्चन आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, तो प्लीज़ डू टेल मी, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप यहाँ मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। एंड
यहाँ पे एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूएनएससी इज अनदर स्टोरी। अब यहाँ पर बात चल रही है यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए जो इंडिया प्रयास कर रहा है। अभी आपको दो इवेंट पता होंगे, एक G4 की एक मीटिंग हुई थी और UNGA में एस जयशंकर जी गए थे, जहाँ पे 10-11 दिन के समिट में। तो इन दोनों जगहों पे उन्होंने जो है यूएनएससी में इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप और जो वीटो पावर है उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो यहाँ पे ऑथर उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि देखो अभी वीटो पावर 5 कंट्रीज़ के पास है, रशिया, चाइना, फ्रांस, USA एंड UK। दीज आर द 5 कंट्रीज़ जहाँ पे है, ठीक है ना। और दूसरे हमने बाकी में तो मेंबरशिप ले ली, लेकिन P5 में अभी तक हम परमानेंट मेंबरशिप पे नहीं घुस पाए हैं, ठीक है ना। वी हैवंट एंटर्ड इनटू दैट डोमेन। और G4 के मेंबर्स कौन कौन हैं जो डिमांड कर रहे हैं? G4 के मेंबर कौन कौन थे? ब्राज़ील, जर्मनी, जापान एंड इंडिया, ठीक है ना। दीज आर द। अब यहाँ पर देखो ऑथर ने बोला है कि देखो अगर हम कंट्री वाइज समझें पहले कि कौन कौन मेंबर बन सकता है, कौन नहीं इन G4 में। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि देखो ब्राज़ील में देखो बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, ब्राज़ील के लिए बहुत सारा इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं, इस कारण से वहाँ पे उनको मेंबर बनाना मुश्किल रहेगा। जापान के केस में चाइना कभी एग्री नहीं करेगा, जापान के केस में कभी भी चाइना एग्री नहीं करेगा, ठीक है ना। दैट इज़ द सेकेंड थिंग। थर्ड उन्होंने बोला कि इंडिया के लिए भी आपके पास चाइना है जो कि एग्री नहीं करेगा, है ना। चाइना विल नॉट बी एग्रीइंग टू दैट। एंड पाकिस्तान भी, जो हालांकि परमानेंट मेंबर नहीं है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ऐसी कंट्रीज़ भी ट्रबल्स क्रिएट कर सकती हैं। तो इंडिया नीड्स टू मतलब थिंक ऑफ दैट कि किस तरीके से वो मेंबरशिप लेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें होंगी। रशिया ने ज़रूर हमारा हमेशा सपोर्ट किया है, रशिया हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड, और रशिया ने कई बार ऐसा किया कि वीटो पावर का यूज़ करके जो हमारे अनफेवरेबल रेजोल्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश लिबरेशन 1971 के टाइम में एक अनफेवरेबल रेजोल्यूशन जो था वो रशिया ने रोका था। एंड लेकिन आगे भी ऐसी चीज़ें हो सकती है कि कश्मीर के ऊपर या किसी और के ऊपर ऐसा कोई इशू आए, हाँ, तो ऐसे के लिए हमको परमानेंट मेंबरशिप के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे 4 डिक्लेयर्ड कैंडिडेट्स हैं परमानेंट मेंबरशिप के लिए, इंडिया, जापान, ब्राज़ील एंड जर्मनी, जैसा मैंने आपको बताया। एंड अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन आर अनरिप्रेजेंटेड इन द परमानेंट कैटेगरी। तो अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका से भी मेंबरशिप लेने के लिए कंट्रीज़ को आना पड़ेगा, लेकिन अफ्रीकन ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि कौन सी कंट्रीज़ होंगी जो कि मेंबरशिप लेने के लिए आगे आएंगी, क्योंकि अफ्रीका रीजन अभी भी अनरिप्रेजेंटेड है। यहाँ पे ऑथर ने वही कहा है कि चाइना विल नॉट सपोर्ट इंडिया नॉर इट विल सपोर्ट जापान। तो चाइना जो है जापान इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा। ब्राज़ील हैज़ रीजनल अपोनेंट्स एंड क्लेमेंट्स। तो ब्राज़ील के भी कई रीजनल अपोनेंट्स हैं, क्लेमेंट्स हैं, इसलिए ब्राज़ील भी कई मुश्किल है। जर्मनी के लिए इटली इज़ वेरी मच अपोज्ड टू दैट क्लेम, जबकि इटली एक वैसे तो परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज़ अपोज टू दैट, है ना। अब यहाँ पे देखो क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर से इनकी जुड़ी हुई ना, इनकी कई चीज़ें वर्ल्ड वॉर से भी जुड़ी हुई, क्योंकि ये दोनों जर्मनी और जापान जो थे एक ही साइड एक्सेस पावर्स में थे, देवर द एक्सेस पावर्स, है ना, और ये जुड़े हुए थे, अलाइड पावर्स में थे, एक्सेस पावर्स में थे। एंड यहाँ पे इसलिए काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे कि इनको मेंबरशिप दी जाए। एंड इटली के साथ बड़ा धोखा भी किया था इन लोगों ने उस समय। तो ऑलरेडी जो कंट्रीज़ हैं उनमें बड़ा मुश्किल है इस तरीके से इनको सपोर्ट मिल पाना। अब ऑथर ने देखो क्या बोला कि दूसरा जो एक चैलेंज है सबसे बड़ा, वो चैलेंज ये है कि इनमें कोई भी रिफॉर्म करना बहुत कठिन है। द रिफॉर्म प्रोसेस ऑफ यूएनएससी इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि एक तो P5 सारे के सारे मेंबर कंसेंसस दें, दूसरा परमानेंट जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको मिला करके 2/3 मेंबर्स एटलीस्ट चेंजेस के लिए एग्री करें। तो यहाँ देखो लिखा है चेंजिंग द मेंबरशिप ऑफ काउंसिल रिक्वायर्स अमेंडिंग द चार्टर। चार्टर अमेंड होगा, चार्टर अमेंड करने के लिए कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ यूएन। ये लिख लो आप लोग, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अमेंडिंग द चार्टर, पहली चीज तो कोई भी मेंबरशिप चेंज करनी है यूएन की तो उसमें चार्टर अमेंड होगा, और चार्टर अमेंड करने के लिए 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ यूएन इंक्लूडिंग कॉन्करिंग वोट्स ऑफ P5। दोनों कंडीशंस है, मतलब एंड गेट लिखा हो, एंड गेट है यहाँ पे, एंड मतलब दोनों कंडीशंस माननी है। पहला 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्लस आपका 5 वोट्स है आपके परमानेंट के, वो 5 कॉन्करिंग होने चाहिए, ठीक है ना। और चार्टर जो लास्ट अमेंड हुआ था 1960s में हुआ था टू इनलार्ज द नॉन परमानेंट सीट्स। तो नॉन परमानेंट सीट्स के लिए 1960s में लास्ट टाइम अमेंड हो पाया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना टफ है इसको, कितना रिजिड है इसको अमेंड कर पाना।
ठीक है ना। एंड वही है कि P5 मेंबर्स ने कुछ अल्टरनेटिव्स बताए, जैसे उन्होंने कहा कि ठीक है आपको हम परमानेंट मेंबर तो बना देंगे लेकिन वीटो पावर नहीं देंगे, या फिर उन्होंने कहा कि एक ऐसा पावर देंगे कि अगर 2 मेंबर्स जो हैं परमानेंट मेंबर्स अपोज कर रहे हैं तो फिर वो वीटो हो जाएगा, चाहे उनके पास वीटो है या नहीं है। तो ऐसे अलग अलग नेगेटिव वोट्स का और ऐसे विद परमानेंट मेंबरशिप विदाउट वीटो पावर का प्रोविजन करने के लिए तैयार है, लेकिन वीटो पावर के साथ देना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेट्स सी कि किस तरीके से उसमें रिफॉर्म होता है, नहीं होता है तो फिर ये किसी वैल्यू का नहीं रह जाएगा। इमर्जिंग इंडिया नेपाल टाइज द हाइड्रो पावर वे। अब यहाँ पे ऑथर ने बात की कि रिसेंटली जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड है नेपाल का, उसने MOU साइन किया इंडिया के साथ, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के साथ, कि वो डेवलप करे वेस्ट सेती एंड सेती रिवर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे याद रखिएगा वेस्ट सेती एंड सेती रिवर प्रोजेक्ट्स, वेस्ट नाम याद रखना, ये वेस्ट सेती का ये किसके साथ इंडिया कर रहा है, तो इंडिया नेपाल के साथ कर रहा है वेस्ट सेती एंड सेती रिवर प्रोजेक्ट्स। अब ऑथर ने कहा मजे की बात ये है कि ये प्रोजेक्ट लगभग 40 साल पहले चाइना ने मना कर दिया था करने के लिए, और 40 साल पहले मना करने के बावजूद 40 साल लगा दिए चाइना ने नेपाल ने दोबारा ये इंडिया को देने के लिए। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं है अभी हमारे नेपाल के साथ। हाँ बढ़ रहे हैं जरूर बोल सकते हैं, बट स्टिल दे आर इन द टेस्टिंग फेज। 750 मेगावाट का वेस्ट सेती प्रोजेक्ट है। अब ऑथर ने कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है अगर हम इंडिया जल्दी इसको कर देता है, इफ वी कैन डेवलप इट फास्ट, देन हम उसके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट डेवलप कर पाएंगे और फ्यूचर में हो सकता है और हमको कुछ प्रोजेक्ट्स जो है नए वो ज़रूर वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो दैट दीज आर द थिंग्स विच द ऑथर हैज सेड इन दिस आर्टिकल। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे कुछ और बातें कही हैं, जैसे कि कुछ और प्रोजेक्ट्स के नाम भी लिए हैं। लेट मी टेल यू वन बाय वन। ऑथर ने कहा कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में हाइडल पावर डेवलप करने के लिए ही बहुत सारा पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो क्योंकि नेपाल आज भी हाइड्रो पावर डेवलप करना चाहता है, नहीं तो उसको पावर खरीदनी पड़ती है ना। वो चाइना से खरीदता है, इससे अच्छा इंडिया से खरीदेगा। इंडिया और नेपाल जो है ऑलरेडी इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि महाकाली ट्रीटी जो है दैट इज द 6480 मेगावाट, है ना। अपर करनाली प्रोजेक्ट है 900 मेगावाट का, एंड अरुण, ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न नेपाल के मिला करके। महाकाली ट्रीटी प्रोजेक्ट है, अपर करनाली है, एंड देन आपका अरुण प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। एंड दिस विल हेल्प इन इंडिया मिनिमाइजिंग द जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। तो इससे क्या होगा, मेन चीज़ हमको बेनिफिट मिलेगा ये होगा कि हम जो नेपाल के ऊपर जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है चाइना का, उसको कम कर पाएंगे। वी कैन रिड्यूस दैट इन्फ्लुएंस, है ना। चाइना के ऊपर जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको हम थोड़ा कम कर पाएंगे। सो दैट इज द बिग पिक्चर। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ऑथर ने बताई है, जैसे कि जब बीच में रिलेशन हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, तो अब हमको टाइम है कि हम उन रिलेशंस को तो अच्छा करें ही करें, साथ में फ्यूचर के कुछ और एस्पेक्ट्स, हाइड्रो पावर के अलावा भी कुछ और एस्पेक्ट्स में हम अपनी नींव रखें, है ना। सो दैट इज व्हाट द ऑथर सेज। ह्यूज हाइड्रो पावर पोटेंशियल के बावजूद नेपाल जो है पावर शॉर्टेज होती है वहाँ पे पीक टाइम के दौरान, और उसको फिर पावर खरीदना पड़ता है। मतलब वहाँ पे बहुत पोटेंशियल है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट का, और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम वहाँ पे हाइड्रो पावर के नाम पे ही बहुत सारा अपना रिलेशनशिप जो है वो इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। तो ये एक प्रोजेक्ट था। आगे हम मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। लेट्स मूव अहेड टू द न्यू आर्टिकल्स। द नासा स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉइड कोलिजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नासा ने अभी एक डार्ट मिशन भेजा था, याद रखिएगा। डार्ट का मतलब क्या है, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, ये याद रखना। पहले तो डार्ट मिशन किसका है, ये है नासा का मिशन है, इसको बोलते हैं डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। अब नाम से क्लियर है कि ये जो ये मिशन है ये रीडायरेक्शन करने के लिए मिशन था। रीडायरेक्शन मतलब कि कोई एस्ट्रॉइड अगर मूव कर रहा है तो उसको क्या कोलिजन के माध्यम से उसकी डायरेक्शन या उसकी ट्रेजेक्टरी और उसकी स्पीड हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो नासा ने कंफर्म किया है बाय कोलाइडिंग विद अ स्पेस रॉक डायमॉर्फोज, याद रखिएगा डिमॉर्फोज नाम का एक स्पेस रॉक था डिमॉर्फोज, जिसके साथ कोलाइड किया है नासा ये डार्ट मिशन, एंड उसकी ट्रेजेक्टरी भी चेंज की है और उसकी जो मतलब पोजिशनिंग है वो भी चेंज की है। तो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट एटलीस्ट, इसको याद रखिएगा आप लोग। एंड डिमॉर्फोस नाम जरूर याद रखेगा। ये वहाँ पे मूव करता है, ऑर्बिट करता है अराउंड एस्ट्रॉइड डिडीमोस, याद रखेगा डिडीमोस नाम का एस्ट्रॉइड है, डिडीमोस नाम का एस्ट्रॉइड है जिसके अराउंड ये डिमॉर्फोस करता है। कोलिजन के बाद क्या हुआ, देयर वाज अ डीप इम्पैक्ट, और कोलिजन के बाद उसकी ट्रेजेक्टरी चेंज की और क्लोजर हो गया वो, इट मूव्ड क्लोजर टू द एस्ट्रॉइड, इट मूव्ड क्लोजर टू द एस्ट्रॉइड, और इसको बोलते हैं किक मेथड। दिस मेथड इज नोन एज द किक मेथड। जब इस तरीके से दो बॉडीज
इसको टकराया जाता है, उसके बाद ट्रेजेक्ट्री और लोकेशन चेंज की जाती है। तो दिस मेथड इज नोन एज द किक मेथड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्ट यानी कि डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, ये इसने देखो यहाँ पे ओरिजिनल पाथ जो था डिमोरफोस का ये था, और अब पहले जो था वो दूरी ज़्यादा थी, अब देखो इसका ऑर्बिट और क्लोज आ गया, न्यू ऑर्बिट आफ्टर द इम्पैक्ट, तो क्लोजर मूव कर गया है। तो ये भी थोड़ा याद रखेगा। एंड दिस इज योर डिडीमोस एस्टेरॉयड एंड ये है डिमोरफोस, डार्ट के कारण वो क्लोज आ गया है, ठीक है ना। और इसमें एक उन्होंने पहले एक अलग से लीसिया क्यूब नाम की एक और वो छोड़ी थी। लीसिया क्यूब का काम क्या है? लीसिया क्यूब का काम यह है कि वो फोटोज खींचेगा, है ना, फोटोज क्लिक करेगा कि इस इम्पैक्ट की क्या फोटोज थी, कैसे हैं, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो लीसिया क्यूब, अगर कोई आपसे लीसिया क्यूब पूछता है क्या है लीसिया क्यूब, तो लीसिया क्यूब इज एक्चुअली फॉर क्लिकिंग द फोटोग्राफ्स एंड ऑल। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लाइट इटालियन क्यूबसैट फॉर इमेजिंग ऑफ एस्टेरॉइड्स, लीसिया क्यूब, है ना। तो इसने बेसिकली इसके थ्रू बेसिकली वो भी है कि फोटोज इन ऑल। तो लीसिया क्यूब याद रखिएगा, लाइट इटालियन क्यूबसैट फॉर इमेजिंग ऑफ एस्टेरॉइड, है ना, इमेजेस खींचने के लिए है। एंड इसके अलावा ऑथर ने कुछ और मिशंस के नाम बताएं जो इस तरीके से चाइना जो है किक मिशन का यूज़ करने वाला है। एंड 2 मिशन और लिखें, किक मिशन के नहीं है लेकिन वो एस्टेरॉइड रिलेटेड मिशन है। जैसे कि एक ऑथर ने बताया कि जाक्सा यानी कि जापानीज जो स्पेस एजेंसी है उसने रियुगु एस्टेरॉइड के लिए किया है, और नासा ने कहा ओसाइरस रेक्स है जो कि बेन्नू एस्टेरॉइड के लिए। तो दोनों और याद रखेगा, ये दोनों नाम भी आप याद रखेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरी ऑफ मैल्थूजियन ट्रैप, अब ऑथर ने यहाँ पे मैल्थूजियन थ्योरी के बारे में बताया। देखो मैल्थस ने कहा था कि पॉपुलेशन जो बढ़ती है वो अरिथमेटिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ती है, मतलब प्रोपोर्शंस में बढ़ती है, रेशियोज में बढ़ती है और बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और फूड ग्रेन्स जो है आपका वो अरिथमेटिकली बढ़ते हैं, मतलब वो थोड़ा कम स्पीड से बढ़ते हैं। इसलिए ऑथर ने मैल्थस ने कहा था जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो डिक्रीज होता रहेगा, फूड की कम पड़ता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा फिर आप आपस में ही वॉर और ये सब करके मर जाओगे, है ना। तो ये चीज़ मैल्थूजियन ट्रैप है। तो दिस इज द मैल्थूजियन ट्रैप कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी किस तरीके से वो अपने आप को खत्म कर लेगी। लेकिन अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद कई क्रिटिक्स डेवलप हो चुके हैं मैल्थूजियन ट्रैप के, और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। देखो उनका ये कहना है कि जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स बढ़ेंगे हो सकता है कि इनोवेशन और इंटरवेंशंस भी बढ़ जाएं, है ना। दूसरा उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो गया कि आजकल तो लोग कहीं भी फूड ग्रेन्स बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी मैल्थस के टाइम पे, इस कारण से मैल्थस ने इनको ध्यान नहीं दिया। बट नाउ सिंस इट हैज़ बीन प्रूवन कि ऐसा नहीं होता है इतना, और तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। और उन्होंने कहा ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी जो चीज़ है उस कारण से फूड ग्रेन भी अब आजकल ज्योमेट्रिकली ही बढ़ने लगा है। ऐसा नहीं कि जो फूड ग्रेन्स आज भी अरिथमेटिकली बढ़ रहा है, फूड ग्रेन्स अब ज्योमेट्रिकली बढ़ने लगा है। तो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग्स हैं वो लाइव स्ट्रीम कल होना शुरू हुई। EWS का केस था उसका लाइव स्ट्रीमिंग हुआ, तो ये आप याद रखेगा। यहाँ पे ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सो मैंने देखो पढ़ लिया है, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट काम की न्यूज़ है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है ना। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।